हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन ऑफ कॉमर्स। कैसे हैं आप लोग? तो हमने अभी तक जो किया है वो चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, जिसका हेडिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने जो अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स, अब उसके बाद हमारा जो मेन काम है अकाउंटिंग का वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें इस चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं मेनली 2 चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो सबसे पहले है कि जर्नल इंट्रीज़, और उसके बाद है पोस्टिंग। कि जर्नल इंट्रीज जो हम करते हैं वो हम जो मेन सोर्स रहता है ना, जैसे हमने एसेट परचेज़ किया तो उसके लिए हमें जो इनवॉइस मिलता है, तो उस इनवॉइस के बेसिस पे हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसको जर्नल एंट्री कहते हैं ना। कि सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है, जितने भी इवेंट्स ट्रांजैक्शन रहते हैं उन सबको जर्नलाइज करते हैं। कि उन सबको जर्नलाइज करने के बाद उसको लेज़र में, मतलब सबके अलग अलग खाते में उसको पोस्ट करते हैं। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर का छोटा सा। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आगे और इसमें मेहनत कर सकें और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को आप ज़रूर पूरा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। और आपको इस टॉपिक में अगर कहीं भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और ये इस जो बुक में मैंने पीडीएफ में जो हाईलाइट किया है, हम लोग मेन पॉइंट्स हमारे वही हैं, तो हम लोग मेनली जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वहीं से पढ़ेंगे। और आपके पास भी अगर बुक्स है तो इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए साथ में, या तो फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद आप एक बार पढ़ने के बाद जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप उस टाइम खुद से मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके पढ़ सकेंगे। और ये हाईलाइट आदमी इसलिए भी करता है ताकि आपको अगर मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जल्दी थोड़ा रिवाइज करना हो, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं, जो अपने मेन पॉइंट्स रहते हैं, बुलेट पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो उन सबको, उन्हीं चीज़ों को सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपका जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा और मेन चीज़ें आपके कवर भी हो जाएंगे कम टाइम में। तो इसके लिए हाईलाइट करके पढ़ाते हैं ताकि अपना जो मेन चीज़ें हैं उस पर फोकस ज़्यादा रहे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। The first step involved identifying the transactions to be recorded and preparing the source document, which are in turn recorded in the basic book of original entry are called journal and are then posted to individual accounts in the principal book called ledger। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई हो करना रहता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको सोर्स डॉक्यूमेंट में जो प्रिपेयर किया रहता है उसके थ्रू हम उसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है जर्नल को, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल में एक बार जब हमारे जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद, तो उसके बाद उन सबको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, जहाँ पे हम लेजर बोल सकते हैं कि एक ऐसा समरी रहता है कि साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उस पर्टिकुलर अकाउंट का वो डिटेल उस अकाउंट में दिखता है पूरा, जितने भी ट्रांजैक्शंस उस सिंगल पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमारे सामने ये एक एग्जांपल है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि एक स्टूडेंट है जो अपने 10th एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाया, तो उसके फादर ने उससे खुश होकर उसको एक कंप्यूटर दिलाया। तो जो कंप्यूटर परचेज़ करने गया डीलर से, तो उसने कैश में परचेज़ किया, 35,000 उसके लिए उसने पे किया। तो उस टाइम जो है पे करने के बाद जो जिससे खरीद रहा है कंप्यूटर वो स्टूडेंट, उसने उसको कैश मेमो दिया। तो अब ये कैश मेमो है, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये जो हमारा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो गया कि हमने कैश दिया और कंप्यूटर परचेज़ किया, तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है ना, कि एक तो है कि पेमेंट ऑफ कैश, कि हमने कैश पे किया, और जो हमने रिसीव किया वो क्या है, वो है कंप्यूटर, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है,
तो अब इसको हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे गिव एंड टेक, कि कैश दिया और कंप्यूटर उसने लिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हमारा जो देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट है दो जगह पड़ने वाला है, एक तो जो पेमेंट किया उसमें और एक जो कंप्यूटर आया उसमें। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली एविडेंस्ड बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, check, salary slip, etc. A document which provides evidence of the transaction is called the source document or a voucher. तो हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर भी बोलते हैं। कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कैश मेमो का, इसी तरह मान लीजिए कि हमने अभी किसी को गुड्स किसी से परचेज़ किया तो फिर उससे हम इन्वाइस लेते हैं ना, और अगर इसी तरह हम अगर किसी को गुड्स सेल करते हैं तो उसको सेल बिल देते हैं ना। इसी तरह पे इन स्लिप होता है, चेक होता है कि हम जो कंपनीज होती है वो पार्टीज़ को पे करने के लिए चेक इशू करते हैं। सैलरी स्लिप जो हमारे जो एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम सैलरी स्लिप देते हैं कि उसमें डिटेल रहता है कि कितना सैलरी दिया जा रहा है, उसमें कितना एक्सपेंसेस के बिहाफ में रीइंबर्समेंट किया जा रहा है, या फिर अगर कंपनी मान लीजिए उसका पीएफ कटता है, पीएफ जो प्रोविडेंट फंड वो डिडक्ट होता है, तो वो सब डिटेल है उसको सैलरी स्लिप में रहती है। तो इन सब के थ्रू जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके बाद जर्नल में अकाउंटिंग करते हैं। तो ये सब हमारा बेस है कि इसी बेसिस पे हमारा जो अकाउंटिंग हो सकता है ना। तो उसके आगे हम देखते हैं इन सच केस वाउचर में बी प्रिपेयर्ड शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड गॉट अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द फॉर्म। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स आर अरेंज्ड इन chronological order and are serially numbered and kept in separate file. All recording in books of account is done on the basis of vouchers. तो हमारे ये जो वाउचर्स रहते हैं ये सबसे पहले ये वाउचर का आप नीचे एक फॉर्मेट भी देख लीजिए कि ये हमारे सामने जो फॉर्मेट है ये ट्रांजैक्शन ऑफ वाउचर ये बनाए रहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें फर्म का नाम लिखा होता है यहाँ पे और यहाँ पे वाउचर नंबर होता है और डेट होता है ये, और डेबिट अमाउंट होता है कि मान लीजिए अगर कैश पेमेंट किया तो कैश डेबिट हो गया, और मान लीजिए कि इसने किसी एक्सपेंस के लिए दिया तो यहाँ पे वो एक्सपेंस का नाम आ जाएगा, है ना। ये डेबिट अकाउंट मान लीजिए अगर मैंने किसी एक्सपेंस के लिए दिया तो एक्सपेंस वो डेबिट हो जाएगा, और कैश में दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन मतलब उसके बारे में एक ब्रीफ लाइनिंग बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कैश पेमेंट किया फॉर द डेली रूटीन एक्सपेंसेस, मान लीजिए स्टेशनरी के लिए अगर पे किया तो यहाँ पे एक नरेशन लिख देंगे कि कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, और यहाँ पे ऑथोरिटी जो रहता है वो एक सीनियर ऑथोरिटी रहता है। मान लीजिए ये जो प्रिपेयर्ड होता है ये एक अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया, लेकिन उससे ऊपर की जो ऑथोरिटी रहेगी वो उसको ऑथर करेगी, मतलब कि वो ऑथराइज करेगी कि ठीक है आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो वो हमेशा वो जो सीनियर लेवल के रहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वाउचर हो गया ये हमारा बेसिक हो गया कि बेस हो गया जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, और ये इसमें हमारा सब जो डिटेल रहता है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले तो कि लाइन बाय लाइन रहता है कि मान लीजिए अगर महीने की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तो इसका जो एंट्री भी होता है सीरियल वाइज होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, और वाउचर नंबर का सीरियल नंबर भी रहता है वाउचर नंबर पे अलग से। ठीक है, हम आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स में भी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स, जर्नल वाउचर्स एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स होते हैं ना, और ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका कोई ऐसा डेफिनेट फॉर्मेट नहीं है ना, देयर इज़ अ नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। ये कंपनी के हिसाब से अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो लोग अपने हिसाब से ये प्रिपेयर करती है, ऐसा कोई इसका एक कॉमन फॉर्मेट नहीं है। These must be preserved in any case till the audit of accounts and tax assessment for relevant period are completed. तो अब जैसे अकाउंटिंग जो होता है जर्नल एंट्रीज ये प्रिपेयर होता है इसी के बेसिस पे होता है, तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को, इस डॉक्यूमेंट को एज ए एविडेंस कब तक रखते हैं, अगर मान लीजिए कि कंपनी का ऑडिट होता है तो ऑडिट तक उसको हमें इसको संभाल कर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए ट्रांजैक्शन विथ वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज ट्रांजैक्शन वाउचर। तो अब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था तो वहाँ पे एक डेबिट था एक क्रेडिट था कि कैश पे किया तो कैश क्रेडिट हो गया, और कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर डेबिट हो गया। तो वो एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन हुआ है ना, जिसको ट्रांजैक्शन वाउचर कहते हैं।
और इसका जो ट्रांजैक्शन वाउचर का फॉर्मेट है, ये हमने जो दिखाया ये ट्रांजैक्शन वाउचर का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन दैट इंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स एंड वन क्रेडिट और डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। अब ये जो है इसमें मल्टीपल, जैसे एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन उसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो वो ये मतलब एक से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको मल्टीपल वाउचर बोलते हैं। और वो दो तरह का होता है, एक डेबिट वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन हम सामने, ट्रांजैक्शंस विथ मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अब एक जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स है तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा अलग अलग करना पड़ता है हर एक को। और जो अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वाउचर और जनरल वाउचर। ठीक है, उसको जनरल वाउचर भी बोलते हैं, जो अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड। और इन जो मल्टीपल जो रहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, इनके लिए जो अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है फॉर सच ट्रांजैक्शन, उसको कॉम्प्लेक्स वाउचर और जनरल वाउचर भी बोलते हैं। तो ये जर्नल वाउचर का फॉर्मेट है ना। यहाँ पे जनरल वाउचर हेडिंग में नेम ऑफ द फर्म है, उसके बाद से यहाँ पे डेट है, यहाँ पे वाउचर नंबर है। ठीक है, और डेबिट अकाउंट्स है, इसमें सीरियल वाइज कोड वाइज अकाउंट नेम लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे और नरेशन ब्रीफ में लिख देंगे, समरी एक जिसको बोल सकते हैं। और अगर क्रेडिट अकाउंट्स है तो फिर उसमें भी इसी तरह सीरियल नंबर 1 2 3 आएगा, उसका जो कोड होगा तो कोड आएगा और अकाउंट नेम आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे नरेशन ब्रीफ नरेशन हो जाएगा। ये प्रिपेयर बाय जो इसने बनाया है, जैसे अकाउंटेंट बना रहा है तो उसका आ जाएगा प्रिपेयर बाय अकाउंटेंट, और जो अथॉरिटी उसके ऊपर जो ऑथराइज करेगी उसको, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंटिंग वाउचर टू डिस्टिंग्विश वेरियस वाउचर्स, डिफरेंट कलर पेपर्स एंड डिफरेंट फॉन्ट्स ऑफ प्रिंटिंग आर used. Some of the specimen of accounting vouchers are given in earlier page. An accounting voucher, अब यहाँ पे जो है ना बेसिक चीज़ें बताई गई कि एक अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। तो सबसे पहले वो जो है उसका क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छा रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि 2-4 ही दिन में वो फटना शुरू हो जाए। ठीक है, तो गुड क्वालिटी ऑफ पेपर होना चाहिए। फिर उसका फर्म का नेम होना चाहिए उसके ऊपर में प्रिंटेड एट द टॉप। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी मेंशन। तो अब जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी दिन को उस डेट कॉलम में हमें भरना है। मान लीजिए हो सकता है कि हम 1 तारीख को वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन उसका जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम उसमें 2 तारीख को कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेट ओरिजिनल होना चाहिए वो 1 तारीख आना चाहिए, ना कि रिकॉर्डिंग का डेट। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन जिस दिन टेक प्लेस हो रहा है उसी दिन का डेट उसमें आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके आगे है द नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी इन सीरियल ऑर्डर। अब वो सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए 1 2 3, ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे हो, है ना। सीरियल नंबर फॉलो करना चाहिए उसमें। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मेंशन, जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं वो भी उसमें मेंशन हो चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटेन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट। तो डेबिट का जो कॉलम है उसमें अमाउंट होना चाहिए, क्रेडिट के जो कॉलम है उसमें वो अमाउंट लिखा रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट वाइज। तो अब उसका जो अकाउंट वाइज और ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होना चाहिए उसमें। द पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर, अब जैसे हमने बोला था अकाउंटेंट, तो उसका सिग्नेचर भी वहाँ पे रहना चाहिए, और जो पर्सन उसको ऑथराइज कर रही है उसका भी नेम और सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे सामने जो आगे ये इक्वेशन आ रहा है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। कि जैसे एक हम बैलेंस शीट भी जो बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि एक साइड तो एसेट रहता है और दूसरे साइड रहता है लाइबिलिटीज़, और उसमें कैपिटल रहता है। तो कैपिटल हमने जैसा पहले देखा था कि मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, तो बिज़नेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो कैपिटल अमाउंट हो गया, है ना। और मान लीजिए हमने गुड्स किसी से क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है कि उसको पे करना है। या फिर मान लीजिए कि बिज़नेस अभी नया नया है, तो बिज़नेस से क्या किया, बैंक से लोन लिया, तो उसकी लाइबिलिटीज़ में ये लोन आ जाएगा, है ना। तो और जो बिज़नेस का एसेट्स है, ये एक इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमेशा रहेगा। तो आपके सामने हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको लाइबिलिटीज़ का फिगर नहीं दिया हुआ है ना, तो हम इसको फिर बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं
कि एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज़। अगर मान लीजिए कभी कैपिटल का फिगर निकालना है तो वो नहीं दिया हुआ है, तो हम एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे तो कैपिटल का फिगर निकल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कभी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में एसेट का अमाउंट न दिया हो, तो वो भी सिंपल है कि हम लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो भी जितना भी आएगा वो इक्वल टू हमारा एसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल इन ओनर्स इक्विटी। तो वही बताया कि एसेट जो हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो हमारे सामने इक्वेशन है, ये इट्स डेरिवेटिव टू इनेबल द डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स ऑफ कैपिटल और लाइबिलिटी। जैसे मैंने बताया अभी है ना कि इसके थ्रू हम इस इक्वेशन के थ्रू अगर मान लीजिए कोई कैपिटल का फिगर मिसिंग है या फिर लाइबिलिटी का फिगर मिसिंग है तो इस इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज़, तो इसके थ्रू ये अमाउंट निकल सकता है। और ये जो हमारा फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अब जैसे बताया ना हमने कि हमारा जो बैलेंस शीट बनता है उसके राइट हैंड साइड में एसेट्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होते हैं। तो ये हमारा इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, है ना, वही दिया हुआ है यहाँ पे। द बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट। बैलेंस शीट जो होता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट मतलब कि उसमें जितने भी कंपनी के पास या बिजनेस के पास जो जो एसेट्स हैं वो एक साइड होते हैं और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल वो एक साइड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल देखते हैं। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज़ द लिस्ट ऑफ एसेट्स विच द बिजनेस एंटिटी ओन। कंपनी के पास जो भी एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में एसेट्स के कुछ कुछ डिफिनीशन देखे थे। मान लीजिए कि हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, उसके बाद से मशीनरी है, तो ये सब एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स में आ जाएगा। इसी तरह बैंक बैलेंस है, कैश है, या फिर जो गुड्स परचेज़ किए हैं और जो बिक चुके हैं उसके अलावा जो बचे हुए गुड्स है उसको इन्वेंट्री में दिखाएंगे, स्टॉक जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारा एसेट्स हो गया। द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज़ द लिस्ट ऑफ ओनर्स क्लेम एंड आउटसाइडर क्लेम। तो उसमें जो ओनर्स यानी जिसने जो कैपिटल लगाया है उसका जो क्लेम होता है और जो आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर हैं जिनसे हमने गुड्स उधार में परचेज़ किया है या फिर बैंक है जिससे हमने लोन लिया है, तो इन लोगों के क्लेम को आउटसाइडर क्लेम से बोलते हैं ना। वाट द बिजनेस एंटिटी वोज, कि मतलब ये लाइबिलिटी है बिजनेस एंटिटी के लिए जो वो आउटसाइडर को और फिर ओनर को पे करेगा। द इक्वलिटी ऑफ एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज़ एन अनडिनाएबल फैक्ट एंड दिस जस्टिफाइज द नेम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एज अ बैलेंस शीट इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है। अब ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है ना, और इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारे सामने आगे भी काम आने वाला है। तो हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद a capital of 5 lakh. From the accounting point of view, the resources of business entities in the form of cash rupees 5 lakh. Sources of this business entity is the contribution by the Rohit proprietor. तो ये हमारे सामने जो एग्जांपल है इसमें देख रहे हैं ना कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा उसमें कैपिटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे क्या है, कैपिटल है कितना 5 लाख रुपीज़ का और कैश जो आया वो 5 लाख। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल ये हो गया, है ना। अब हमारे सामने जो एग्जांपल एक आ रहा है उसको आप इसको ध्यान से देखना है ना, और ये इसको एनालाइज करना है। चलिए तो हम एक एक एग्जांपल के एक एक ट्रांजैक्शन जो दिए हुए हैं उसको पहले पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। और ये हमारा जो एग्जांपल है ये रोहित का, ये हमारा आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। मीन्स इस बुक में आगे भी और भी बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं, तो वहाँ पे इस एग्जांपल का रेफरेंस रहेगा, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। पेज नंबर 51 में ये एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो हमारे सामने एग्जांपल नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पॉइंट है। तो पहला जो एंट्री है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,80,000। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन दिया वो क्या दिया हुआ है कि बैंक में अकाउंट खोला और उसमें अमाउंट डिपॉजिट कितना किया 4,80,000 का। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बैंक का अकाउंट है वो
4,80,000 से बढ़ेगा, और जो हमारा कैश जो हमारे पास में वो क्रेडिट होगा, मतलब घटेगा कितना, 4,80,000 का। ठीक है, ये एनालिसिस भी एक बार देख लीजिए, इसमें भी वही बताया है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज द कैश एट बैंक डेट इज एसेट्स एंड डिक्रीजेज कैश एसेट बाई 4,80,000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, बाउट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्नीचर परचेज़ किया कितने का, 60,000 का, और पेमेंट कैसे कर रहा है, चेक से। तो फर्नीचर 60,000 का बढ़ जाएगा, और चेक जो पेमेंट किया तो उसकी वजह से बैंक 60,000 से एसेट घट जाएगा हमारा। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज फर्नीचर एसेट्स एंड डिक्रीजेज बैंक एसेट बाई ₹60,000। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये आ रहा है, थर्ड वन, about plant and machinery for business for ₹1,25,000 and an advance of ₹10,000 in cash is paid to Mr. रामजी मेसर्स रामजी लाल। ठीक है, तो अब जनरली जो हमारा जो कैश में अगर देते हैं ना, तो वहाँ पे पार्टी का नाम नहीं रहता है, वहाँ पे या तो कैश क्रेडिट हो जाता है या बैंक क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कहीं भी हम देखेंगे कि जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो वहाँ पे पार्टी का नाम जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसका लेजर बनाना पड़ता है हमको आगे, है ना। तो अब हमारे सामने ये जो ट्रांजैक्शन हमने देखा, तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी कितने का बिजनेस ने परचेज़ किया, 1,25,000 का। ठीक है, और इसमें एडवांस में कैश कितना पे किया है, 10,000, लेकिन बाकी पेमेंट क्या हुआ, बच गया, बाकी है, उधार है मतलब, है ना। तो अब इसमें जो हमारा जो बैंक से जो कैश जो पैसा जाएगा वो 10,000 जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ेगा, 1,25,000 से, और क्रेडिट होगा हमारा 10,000 कैश, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम दिखाएंगे एज अ क्रेडिटर कि रामजी लाल को अभी 1,15,000 रुपये देने बाकी है ना। तो ये हमारा एनालिसिस, उसके नीचे देख लेते हैं। दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीजेज प्लांट एंड मशीनरी दैट इज एसेट्स बाई ₹1,25,000, डिक्रीजेज कैश बाई ₹10,000 एंड इंक्रीजेज लायबिलिटीज दैट इज MS रामजी लाल एज क्रेडिटर बाई ₹1,15,000। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए इसके आगे देखते हैं। फोर्थ वन जो है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेस सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। तो अब यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है जिससे परचेज़ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, और यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ भी नहीं कि पेमेंट हुआ कि नहीं, तो इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में परचेज़ किया है ना, कि 55,000 से अब क्या हो जाएगा, तो परचेजेस हो जाएंगे 55,000 के, और जो हमारे क्रेडिट होगा वो मेसर्स सुमित ट्रेडर्स होगा एज अ क्रेडिटर्स ₹55,000 के लिए। ठीक है, हम एनालिसिस देख लेते हैं। दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीजेज एसेट्स एंड इंक्रीजेज लायबिलिटीज मेसर्स सुमित ट्रेडर्स एज क्रेडिटर बाई ₹55,000। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट वन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। अब यहाँ पे गुड्स कितने का है, 25,000 का है, और सेल कितने में हुआ है, 35,000 में, और कैसे हुआ है, उधार हुआ है, मीन्स क्रेडिट पे हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल्स कितने अमाउंट का दिखाएंगे, इसको 35,000 से दिखाएंगे, है ना, और 10,000 जो हमारा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि 35,000 में बेचा है और गुड्स का एक्चुअल दाम कितना है, 25,000 रुपये, है ना। 10,000 ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, और 25,000 जो है वो हमारा स्टॉक जो है एसेट, वो 25,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो ये बैलेंस शीट बना है इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे कैश जो है एसेट में 10,000 रुपये, है ना, ये जो कैश कहाँ से बचा, ये 10,000 रुपये, ये हम ऊपर देखते हैं, ये 5 लाख रुपए अकाउंट में आए थे, है ना, कैश बिजनेस में लाया था किसने, रोहित ने। उसमें से 4,80,000 रुपये क्या हुआ था कि 4,80,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए थे। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 5 लाख माइनस 4,80,000, तो बैलेंस बचा 20,000 का। ठीक है, अब 20,000 के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो प्लांट परचेज़ किया था, प्लांट एंड मशीनरी, तो उस टाइम पे 10,000 रुपीज़ कैश भी पेमेंट हुआ था, है ना। तो ये कैश अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, फिर 5 लाख माइनस 4,80,000
बैलेंस बचा 20,000 माइनस फिर 10,000 यहाँ पे पे किया रामजी लाल को, तो अब बैलेंस बचा हमारा 10,000। तो ये जो कैश का अमाउंट हमारा बचा वो 10,000, ठीक है। अब बैंक जो है 4,80,000 कि बैंक जो था वो 4 लाख, चलिए तो बैंक जो था हमारा यहाँ पे बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, ये 4,80,000 हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट भी हुआ है कुछ 60,000 का, यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है। बाउट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। तो 4,80,000 रुपये बैंक में थे, चेक इशू कर दिया, 60,000 वो फर्नीचर परचेज़ किया था उसके लिए। तो अब हमारा जो बैंक में बैलेंस बचा है वो 4,20,000 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे डेटर्स हमने लास्ट ट्रांजैक्शन जो देखा था, गुड्स कितने में बेचा था रजनी इंटरप्राइजेस को, 35,000 को, 35,000 में। तो इसको कितने में बेचा था, वो कैसा बेचा था, कैश में नहीं बेचा था बल्कि उधार बेचा था, है ना। गुड्स कॉस्ट ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। तो ये क्रेडिट सेल था। तो क्रेडिट जो था वो हमारा डेटर हो गया कि हमको उससे पैसे लेना है, तो इसको हम डेटर में देखेंगे एज ए एसेट, कितना 35,000, ठीक है। अब हमारा आगे ऊपर देखते हैं एक ट्रांजेक्शन था परचेज का, चलिए यहाँ पे था 4th वन जो था गुड्स परचेज कितने का किया था, 55,000 रुपये का किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे सेल जो किया है वो कितने का किया है, 25,000 का। तो 55,000 माइनस 25,000, तो बैलेंस हमारा जो स्टॉक बचा वो 30,000 का बचा, ठीक है। उसके बाद हमने फर्नीचर एक परचेज़ किया था, तो फर्नीचर जो परचेज़ किया था वो 60,000 का परचेज़ किया था, तो वो भी हमारा एसेट है। तो उसको एसेट में हम दिखाएंगे फर्नीचर को 60,000 का, ठीक है। और जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज़ किया था कितने का, तो प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा एसेट है, कितने में परचेज़ किया था, 1,25,000 का। तो अब यहाँ पे इसका भी दिखाएंगे कितना, 1,25,000 ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद हम आउटसाइडर कैपिटल में देखिए कितना लाया था कैपिटल, इसे 5 लाख रुपीज़ लाया था, ठीक है। यहाँ पे रोहित ने जो कितना लाया था इंट्रोड्यूस किया था फर्म में, वो 5 लाख रुपीज़ किया था। और उसके बाद कैपिटल में अगर हमारा प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर हमारा लॉस होता है बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो जो हमने ये गुड्स सेल किया था 35,000 में, और वो उसका एक्चुअल जो कॉस्ट था वो 25,000 का था, तो 10,000 हमारा यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट हुआ। तो अब जो हमारा कैपिटल दिखेगा वो एक्चुअल दिखेगा 5 लाख जो इंट्रोड्यूस किया प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख जो इंट्रोड्यूस किया प्लस 10,000 यानी 5,10,000, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो हमने गुड्स परचेज़ किया था वो प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया था 1,25,000 का, उस टाइम एडवांस हमने कितना दिया था 10,000 रुपये। तो बाकी जो अमाउंट थे वो हमारे बाकी थे, मतलब हमने क्रेडिट में परचेज़ किया प्लांट एंड मशीनरी को, तो हमको पैसे पेमेंट करना है बाद में, वो हमारा लाइबिलिटी है। तो उसको हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे। आउटसाइडर क्लेम में क्रेडिटर्स कितने हो गए, 1,70,000। तो अब यहाँ पे हमने 1,15,000 रुपये तो हमारे इस ट्रांजैक्शन के हुए, प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज़ किया है, उसके अलावा हमने जो गुड्स परचेज़ किया था, है ना, वो है गुड्स जो हमने परचेज़ किया था ये 55,000 का परचेज़ किया था। तो यहाँ पे जो आउटसाइडर्स कैपिटल है क्रेडिटर्स वो 1,70,000, तो ये हमारा 1,70,000 आया कैसे, तो हमने यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजैक्शन 3 था, यहाँ पे हमने परचेज़ किया था प्लांट एंड मशीनरी कितने में परचेज़ किया था, 1,25,000 में, और एडवांस कितना पे किया था, 10,000। तो हमारा जो बैलेंस बच गया था क्रेडिटर का वो कितना बचा था, 1,15,000, ठीक है। और फिर उसके बाद 4th ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज़ किया सुमित ट्रेडर्स से, कितने में का परचेज़ किया, 55,000। तो 1,15,000 प्लस 55,000 इक्वल टू कितना हो गया, 1,70,000, ठीक है। तो ये हमारा एसेट हो गया, टोटल ऐड करके हो गया 6,80,000। और जो हमारा लाइबिलिटीज़ के अंदर में जो दिखाते हैं आउटसाइडर कैपिटल और कैपिटल को, तो वो हो गया हमारा 1,70,000 और 5,10,000, 6,80,000, ठीक है। अब इसको अगर हम अकाउंटिंग के टर्म में लिखेंगे तो एसेट इक्वल टू, इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो ₹6,80,000 इक्वल टू ₹1,70,000 प्लस 5,10,000, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके भी लेक्चर्स आपने उम्मीद है कि देख लिए होंगे, और सेकंड जो और थर्ड जो हमारे वीडियोज़ हैं वो भी देख लिए होंगे,
जिसमें 3 वीडियोस में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। क्योंकि अगर वो वीडियोस नहीं देखेंगे या आपने नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट यहाँ पे आके जंप करेंगे तो फिर हो सकता है आपको समझने में कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो। तो इसके लिए पहले वो वीडियोस हमारे देख लें, उसके बाद फिर आप इस टॉपिक पे आएँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप तो हमारा थ्योरी का भी पार्ट लगभग ख़त्म हो चुका है, सिर्फ छोटे मोटे जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वही आएंगे, बाकी तो हमारा टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू होने वाले है ना। जैसे अभी एग्जांपल हमने देखा वो प्रैक्टिकल ही था, अभी आगे हम देखते हैं इसमें, है ना। यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, when recording each transaction the total amount debited must equal to the total amount credited। तो हम देख रहे थे यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, when recording each transaction the total amount debited must equal to the amount credited। In accounting terms the debit and credit indicate whether transactions are to be recorded on the left hand side or right hand side of account। In its simplest form an account looks like the letter T। ठीक है, पहले हम रीडिंग देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। Because of its shape, this simple form called T account। Notice that T format has a left side and a right side for recording increases and decreases in each item। This helps in ascertaining the ultimate position of each item at the end of accounting period। The difference between the totals of the two sides called balance shall reflect the amount due to the customer। ये एग्जाम्पल था हमारे सामने। इफ़ इट इज़ अकाउंट ऑफ अ कस्टमर ऑल गुड्स सोल्ड शैल अपीयर ऑन द लेफ्ट डेबिट साइड ऑफ कस्टमर्स अकाउंट एंड ऑल पेमेंट्स रिसीव ऑन द राइट साइड। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ द टू साइड कॉल्ड बैलेंस शैल रिफ्लेक्ट द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ठीक है। In a T account, the left side is called debit, often abbreviated as DR, and the right side is known as credit, often abbreviated as CR dot। ठीक है। तो अब हमारे सामने ये जो अभी देखेंगे हम डेबिट और क्रेडिट आने वाला है। तो हम कोई भी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करते हैं, है ना, उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। कि एक पहले इसका फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये डेबिट और क्रेडिट, ये जो टी अकाउंट होता है इसी तरह होता है। अकाउंट टाइटल ये ऊपर में रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में रहता है जो डेबिट होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जो डेबिट साइड होगा वो लेफ़्ट साइड होगा, राइट साइड जो होगा वो क्रेडिट साइड होगा। और ये जो फॉर्मेट हमारा ये टी अकाउंट का। ठीक है। अब हमने जो ऊपर एक एग्जांपल देखा था रोहित का, उसी का ये इफेक्ट है ना, इसका ये समरी, द समरी ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा था एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, है ना। तो अब यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो हमारे थे तो उसका ये ओवरऑल समरी है। तो ये जो कैश, बैंक, डेटर, एसेट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हमारे क्या हो गए, एसेट है। ये पे टोटल ऑफ एसेट्स है ये कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पे हो गए हमारे लायबिलिटीज़ हो गए, कैपिटल हो गया, और ये टोटल अमाउंट है। ठीक है। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन का दिया है। जो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन था वो कैश इंट्रोड्यूस किया था 5 लाख का, तो यहाँ पे टोटल एसेट हमारा हो गया 5 लाख। ठीक है। उसके बाद से कैपिटल जो हमारा क्रेडिट हुआ था तो कैपिटल आ गया था 5 लाख, तो ये टोटल अकाउंट ये मैच हो गया था। ठीक है, 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ था 4,80,000 रुपीज़ कहाँ डिपॉजिट हुए थे, बैंक में, है ना। तो ये 4,80,000 कैश से माइनस हो गया और बैंक में 4,80,000 ये बढ़ गया, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन। तो ये इसके बाद ये इसका बैलेंसिंग फिगर है, पोस्ट ट्रांजैक्शन इक्वेशन। तो अब ये 5 लाख माइनस 4,80,000 ये हो गया 20,000। ठीक है। और यहाँ पे 4,80,000 एज इट इज़ चला आया बैलेंस में 4,80,000। ये टोटल यहाँ पे हो गया 5 लाख, है ना। और ये कैपिटल तो हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी ऐसा ही है। उसके बाद जो हमने एक ट्रांजैक्शन देखा था वो 60,000 का फर्नीचर परचेज़ किया था, सेकंड ट्रांजैक्शन जो था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा ट्रांजैक्शन में, ये बैंक से 60,000 ये माइनस हो जाएगा और ये फर्नीचर का कॉलम में फर्नीचर हमारा ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के बाद जो हम बैलेंस देखते हैं ये हमारा 20,000 एज इट इज़ कैरीड नीचे चला हुआ आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और ये 4,80,000 जो बैंक में था उसमें से 60,000 जो पेमेंट किया ये 4,20,000 ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है,
4,80,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 4,20,000। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 60,000। तो ये तीनों मिलके कितने हो गए 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और ये तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी एज इट इज चला आ रहा है। तो फिर थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमने देखा था कि थर्ड ट्रांजैक्शन में प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया था, कितने का परचेज़ किया था 1,25,000 का। और उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था एक कि उसने 10,000 रुपीज़ कैश में दिए थे और बाकी बैलेंस उधार में था। ठीक है, तो कैश यहाँ पे 10,000 थर्ड ट्रांजैक्शन में हुआ था, वो माइनस हो जाएगा। तो इसका 20,000 माइनस 10,000 ये बैलेंस आ जाएगा 10,000। उसके बाद यहाँ पे 4,20,000 बैलेंस बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो ये हमारा 4,20,000 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और फर्नीचर में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो ये भी हमारा 60,000 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन भरा है वो प्लांट एंड मशीनरी का कॉलम में ऐड हो गया 1,25,000। तो अब यहाँ पे 1,25,000 का परचेज़ किया, 10,000 कैश में दिया, तो हमारा जो टोटल एसेट एक्चुअल में जो बढ़ा है वो 1,15,000 का बढ़ा। और लाइबिलिटीज जैसे जो बैलेंस जो था 1,15,000 का वो पेमेंट नहीं हुआ था, वो उधार में था, तो इसके लिए अब लाइबिलिटीज़ भी हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा 1,15,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल आ गया 1,50,000, ये इसी बैलेंस को यहाँ पे लिखा है। तो अब ये उसके बाद का जो इसके बाद जो हम देखते हैं ट्रांजेक्शन, ये बैलेंस आ गया 1,15,000, ये आ गया 5 लाख, टोटल हो गया ये 6,15,000। और यहाँ पे भी अपना जो बैलेंस है 6,15,000, ये ऊपर के जो कॉलम्स हैं ये 5 लाख प्लस 1,15,000, ये 6,15,000। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ट्रांजेक्शन अभी तक समझ में आओगे। ठीक है, उसके आगे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्या हुआ है कि 55,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो अब जो स्टॉक जो है वो हमारा 55,000 से गुड्स बढ़ जाएगा, और क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो हमारा लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगा, तो 55,000 ये चलाएगा। तो हमारा टोटल जो हो गया 6,15,000 प्लस 55,000 इक्वल टू 6,70,000। अब यहाँ पे था 1,15,000 प्लस 55,000 इक्वल टू 1,70,000, और ये तो 5 लाख ऐसे ही चला आ रहा है ऊपर से, तो ये टोटल मिला के हो गया 6,70,000। ठीक है, अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन जो देखते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या था कि 35,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल किया था। गुड्स एक्चुअल में कितने के थे 25,000 के, लेकिन सेल कितने में हुआ था 35,000 में। वो भी कैसे हुआ था, उधार हुआ था, क्रेडिट सेल हुआ था। तो ये 35,000 से हमारा डेटर बढ़ जाएगा क्योंकि क्रेडिट सेल हुआ है, और 25,000 से गुड्स जो सेल हुआ है उसका एक्चुअल जो कॉस्ट था वो 25,000 रुपये थे, तो वो इतना अमाउंट स्टॉक के अमाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल नेट फिगर यहाँ पे आ जाएगा एसेट में 10,000, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये 10,000 रुपये यहाँ पे आ गए, कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, और ये 10,000 हमारा इधर टोटल में भी ऐड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल बैलेंस जो फाइनल आ गया 1,70,000 लाइबिलिटीज़ आ गया, 5,10,000 कैपिटल आ गया, टोटल हो गया 6,80,000। और यहाँ पे भी ये हर एक इसका फाइनल फिगर जो आ गया 10,000, यहाँ पे 4,20,000 एज इट इज़ आ गया, ये 35,000 एसेट बढ़ गया था तो ये 35,000 ये आ गया, और यहाँ से 55,000 में से माइनस हो गया था 25,000 का गुड्स जो सोल्ड हुआ वो हो गया 30,000, बैलेंस फिगर बच गया। और जो 60,000 जो हमने फर्नीचर परचेज़ किया था वो एज इट इज़ बैलेंस आ गया 60,000, और 1,25,000 का जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया था वो आ गया एज इट इज़ 1,25,000। तो ये जो टोटल मिलाकर भी आप देखेंगे तो वो हमारा 6,80,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये यहाँ से लेकर के ये एसेट हो गया टोटल, और ये दोनों मिला के यहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हो गया। तो ये अकाउंटिंग के इक्वेशन में भी आ गया हमारा जो है ना एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वेशन, ये ओवरऑल एक समरी आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारे सामने जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट हमें कैसे करना है, कौन से ट्रांजैक्शन के टाइम पे डेबिट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन के टाइम पे क्रेडिट करना है, तो उसके लिए ये रूल है। और जो हमारा अकाउंट्स है वो उसको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि सबसे पहले जो अकाउंट्स में आता है ये हमारा एसेट आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा लाइबिलिटीज़ है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा कैपिटल है, उसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है वो हमारा एक्सपेंस है या फिर लॉसेज है ना, एक्सपेंस एंड लॉस, एक्सपेंस और लॉसेज, और पाँचवें नंबर पे जो आता है वो है रेवेन्यूज़ एंड और गेंस। तो जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं जैसे सेल रेवेन्यू होता है, कमीशन मिला, रॉयल्टी हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सब हमारे रेवेन्यू हो गए। और बाकी जो ओवरऑल फिर लास्ट में जो फाइनेंशियल ईयर के पे जो हम निकालते हैं वो
गेंस या तो लॉस आ सकता है, तो यहाँ पे मान लीजिए गेंस है। तो अब जो हमारा 2 फंडामेंटल रूल्स हैं ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये हमें आगे बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स और एक्सपेंसेस मीन्स लॉसेस, अगर हमारे एसेट में या फिर एक्सपेंसेस और लॉसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल है। एसेट में अगर हमारे चेंजेस हो रहे हैं या फिर एक्सपेंस या लॉस में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो अब जैसे इंक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिटेड, जब भी हमारा कोई एसेट बढ़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड डिक्रीज़ इन एसेट इज़ क्रेडिटेड, और जब भी हमारा एसेट कम होगा यानी डिक्रीज़ होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अभी हम ऊपर हमने जो एक एग्जांपल देखा था रोहित का, उसमें एक ट्रांजैक्शन था कि कैश कितना डिपॉजिट किया था बैंक में, 4,80,000 रुपीज़, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जो एसेट बढ़ा था वो हमारा बैंक था, तो हमने क्या किया था, बैंक को डेबिट किया था। कितने से किया था, 4,80,000 से। उस टाइम पे जो डिक्रीज़ हुआ था वो हमारा कैश कितना हुआ था, 4,80,000 से डिक्रीज़ हो गया था। तो उस टाइम में हमने जो क्रेडिट किया था वो किसको किया था, कैश को किया था, है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज़ डेबिटेड एंड डिक्रीज़ इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज़ क्रेडिटेड। तो अब जब भी हमारा जो एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा, इंक्रीज़ होगा वो, तब भी हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी हमारा एक्सपेंस या फिर लॉस कम होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने स्टेशनरी परचेज़ किया बिज़नेस के लिए, तो हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज़ किया कैश में, तो हमारा मान लीजिए 500 रुपये का स्टेशनरी परचेज़ किया, तो जो हमारा एक्सपेंस है वो बढ़ गया, है ना। 500 रुपये से एक्सपेंस को हम इसका अगर हम एंट्री देखें तो एक्सपेंस से डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा। तो हमारा जो एसेट है वो कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया, और जो हमारा एक्सपेंस है स्टेशनरी वो 500 रुपये से बढ़ गया तो उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसी तरह जब लॉस आता है तो लॉस को भी हम डेबिट करते हैं, और अगर लॉस हमारा कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा जो फंडामेंटल रूल है उसमें है कि पहले जो हमने देखा वो एसेट से रिलेटेड था या फिर एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस से, और दूसरा जो हमारा रूल है वो किससे रिलेटेड है, वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल और रेवेन्यू गेन से, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो है इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ इज़ क्रेडिटेड एंड डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ इज़ डेबिटेड। तो जैसे ही हमारा लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारा लायबिलिटीज़ कम होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। कि जैसे ऊपर हमने एक ट्रांजैक्शन देखा था कि परचेज़ किया था प्लांट एंड मशीनरी, कितने में परचेज़ किया था, 1,25,000 का, लेकिन उसके लिए कैश कितना पे किया था, सिर्फ 10,000। तो 1,15,000 रुपये जो हमारा क्रेडिट बच गया था उससे हमारा क्रेडिट इंक्रीज़ हो गया था। तो हमने लायबिलिटीज़ को, हमारा जो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गया था 1,15,000 से, उसको हमने क्रेडिट किया था, ठीक है। इसी तरह जब हमारा लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगा, मान लीजिए कि उसी में अगर हमने उस क्रेडिटर को अगर 1,15,000 रुपये अगर पेमेंट कर देते तो हमारा क्रेडिटर 1,15,000 रुपये से कम हो जाता और हमारा कैश 1,15,000 रुपये से घट जाता और लायबिलिटीज़ भी घट जाता। तो उस टाइम पे उसको हम लायबिलिटीज़ को डेबिट कर देते, है ना। अगर लायबिलिटीज़ जब हमारा पेमेंट करते तो घट जाता। और दूसरा जो है यहाँ पे इंक्रीज़ इन कैपिटल इज़ क्रेडिटेड एंड डिक्रीज़ इन कैपिटल इज़ डेबिटेड। तो अब अगर हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होगा, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने देखा कि रोहित ने 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, तो उस टाइम पे अब हमारा कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है तो हमने क्या क्रेडिट किया था, तो रोहित के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था, और जो डेबिट किया था वो हमने एसेट को डेबिट किया था, क्योंकि एसेट हमारा जो कैश था वो इंक्रीज़ हुआ था, बिजनेस में कैश आया था, है ना। तो ये हमारा दूसरा हो गया। ये तीसरा जो रूल हो गया ये इसमें है कि इंक्रीज़ इन रेवेन्यू और गेन इज़ क्रेडिटेड एंड डिक्रीज़ इन रेवेन्यू और गेन इज़ डेबिटेड। कि जब भी हमारा रेवेन्यू और इनकम बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देखेंगे तो अब जैसे हमारा कैपिटल होता है उसके साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको कैपिटल के साथ ऐड कर देते हैं। तो अगर हमारा कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उसी तरह हमारा रेवेन्यू भी हो गया कि हमने रेवेन्यू अर्न किया, गेन हुआ हमें बिजनेस में, तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। और अगर ये डिक्रीज़ होता है रेवेन्यू तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। कि बिजनेस का जो लायबिलिटी होता है, तो अगर कैपिटल घट जाता,
अगर लॉस हो जाता हमें तो हमारा कैपिटल घट जाता, तो उसको हम फिर डेबिट कर देते रेवेन्यू को, है ना। तो अब ये हमारा ये जो है एक समरी है, एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये आप देख लीजिए। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो इसमें एक बार समझ लीजिए, है ना। सबसे पहले हम एसेट देखते हैं कि जब भी हमारा एसेट अगर इंक्रीज़ होगा तो उसको हमेशा डेबिट करेंगे एसेट में, है ना। और इसी तरह जब भी हमारा एसेट कम होगा, घटेगा, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ एसेट का जस्ट अपोजिट है कि जब भी हमारा लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जब भी हमारा लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लायबिलिटीज़ की तरह ही हमारा कैपिटल भी होता है ना, कि जब भी हमारा कैपिटल डिक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ये रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू और गेंस, ये भी हमारा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये लायबिलिटीज़ और कैपिटल की तरह ही होता है ना, कि जब भी हमारा रेवेन्यू और गेन क्या होता है, अगर घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब रेवेन्यू और गेंस हमारा अगर बढ़ेगा तो उसको इंक्रीज़ करेंगे और साथ ही क्रेडिट कर देंगे, है ना। अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और जो हमारा एक्सपेंस और लॉसेज है, इसको हम एसेट की तरह अगर माने, तो जब भी हमारा एक्सपेंस या फिर लॉसेज बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जब भी हमारा एक्सपेंस और लॉसेज डिक्रीज़ होगा यानी कम होगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है।